नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है प्रिया की। प्रिया ने ये कहानी हमारे साथ शेयर की और उन्होंने अपनी पूरी कहानी जिस तरह से बताई है वो सुन करके तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी आज से 20 साल पहले की है। प्रिया उस वक्त 1-1.5 साल की थी और प्रिया की मम्मी ने ये बात प्रिया को बताई है। तो प्रिया ने बताया कि उस वक्त वो 1-1.5 साल की थी और चुनाव का समय था। तो इनकी मम्मी शहर में रहती हैं, यूपी के एक बड़े शहर में, और वहाँ से गांव जा रही थी वोट डालने के लिए, क्योंकि उनका वोट गांव में पड़ता था, पर्ची वहाँ पर आती थी। इसलिए वो प्रिया को लेकर के शहर से अकेले ही चल पड़ती हैं, क्योंकि उनके पापा कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए थे ड्यूटी पर। तो उनकी माँ ही प्रिया को लेकर के गांव पहुँचती हैं। दोपहर का समय था और वो दोपहर में ही पहुंच गई थी और दूसरे दिन चुनाव था, तो उन्होंने सोचा था कि एक दिन पहले पहुंच जाएंगे तो थोड़ा रेस्ट हो जाएगा और दूसरे दिन वोट डालकर चले आएंगे। तो ये दोपहर के लगभग वही 12-12:30 बजे के आसपास गांव के किनारे पहुंची थी बस से। और जैसे ही बस से उतरी और उन्होंने देखा दूर दूर तक कोई भी साधन नहीं दिख रहा था और वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर उनका घर था, मतलब गाँव। वहाँ पर उनके चाचा चाची और बाकी सभी लोग रहते थे। तो वो पहले तो सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी रहती हैं और फिर सोचती हैं कि अब यहाँ पर दोपहर के वक्त तो कोई साधन मिलेगा नहीं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और दोपहर में कम ही लोग निकलते हैं। तो सोचती हैं चलो पैदल ही चले जाते हैं, क्योंकि कच्चा रास्ता है और धीरे धीरे चलते रहेंगे तो पहुँच ही जाएंगे और खड़े रहने से तो कुछ होगा नहीं। तो बच्ची को गोदी लेती हैं और चल देती हैं। ज़्यादा कोई सामान नहीं था, एक छोटा सा बैग था, तो एक हाथ में बैग और एक हाथ में बच्ची को लेकर के वो धीरे धीरे चली जा रही थी। रास्ते में एक भी इंसान उन्हें जाते हुए नहीं दिख रहा था। दूर दूर तक एकदम सन्नाटा था। कच्चा रास्ता, ऊबड़ खाबड़, और अब शहर में रहने की आदत, तो गांव में चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये धीरे धीरे चल रही थी और तभी इन्होंने गौर किया कि कुछ दूरी पर एक बांस कोठी थी, जिसमें बांस के पेड़ होते हैं, वो ढेर सारे थे। वहाँ पर छाँव भी बहुत ज़्यादा थी। तो इन्होंने सोचा कि थोड़ी देर वहाँ पर आराम कर लेते हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी। तो वहाँ पर ये 2 मिनट के लिए रुकती हैं। जैसे ही रुकती हैं तो इनकी निगाह पड़ती है बांस कोठी के पीछे से कोई इन्हें झांक रहा है। ये देख करके एकदम से चौंक जाती हैं और उसके बाद देखने की कोशिश करती हैं कि आखिर कौन है। उन्हें लगा हो सकता है गांव का ही कोई हो। तो ये इधर उधर बार बार देखती हैं, लेकिन दोबारा से ऐसा कोई दिखता नहीं है। तो फिर ये तुरंत वहाँ से चल देती हैं। अब जब ये चल रही थी तो इन्हें लगा इनके पीछे पीछे कोई चल रहा है। बार बार पीछे मुड़कर देखती हैं, लेकिन पीछे कोई दिख नहीं रहा था। ये बस अब जल्दी जल्दी गाँव की तरफ बढ़ी जा रही थी। अब ज़्यादा दूर रह नहीं गया था, घर बस पहुंचने ही वाली थी। तो इन्हें गांव का एक लड़का आते हुए दिखाई पड़ा, जो बाइक से आ रहा था। तो उसने कहा कि अरे भाभी, चलो मैं घर तक छोड़ देता हूँ। ये भी खुश हो गई, चलो फाइनली कोई तो मिला। अब ये बाइक में बैठती हैं और घर पहुँच जाती हैं। घर पहुँचती हैं, सब लोग मिलकर बहुत खुश हुए थे। इनके चाचा जी गाँव से बाहर गए थे, वही चुनाव के कारण कुछ काम से ये गाँव से बाहर गए थे। तो ये जाती हैं और चाची जी से मिलती हैं। सबसे मिल करके बस चाय नाश्ता चल रहा था। शाम का वक्त था, लगभग अब 5 बज चुका था। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और प्रिया रो रही थी, इसलिए उनकी माँ उसे संभाल रही थी। संभालते संभालते प्रिया की जो चाची, मतलब दादी थी, चाची वाली दादी, वो सुनती हैं कि प्रिया बहुत ज़्यादा रो रही है और पता नहीं इनकी माँ कहाँ है। वो आवाज़ देती हैं कि बहू कहाँ हो, देखो बिटिया रो रही है बहुत ज़्यादा। तो वो सुन नहीं रही थी। तो वो किचन में थी इनकी चाची। तो वो उठकर आती हैं और देखती हैं कि बच्ची आंगन में लेटी हुई है चारपाई में और रोए जा रही है, पर उनकी माँ का कहीं आता पता नहीं है, वो है कहाँ। तो ये आवाज़ देती हैं। उनका नाम सरिता था। सरिता, कहाँ हो तुम?
लेकिन सरिता कहीं सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब ये बहुत परेशान हो जाती हैं, आखिर अकेले कहाँ चली गई, किसी से बताया भी नहीं है, बच्ची भी छोड़ गई अकेले। पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब ये घर के बाहर जाती हैं, बच्ची को गोद में लेती हैं और घर के बाहर देखने लगती हैं। तो गांव की कुछ औरतें बाहर निकल आई थी शाम के काम के लिए, जैसे कोई पानी भर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है। तो ये बाहर निकलती सबसे पूछती हैं। तो एक औरत बताती है कि सरिता बगीचे की तरफ गई है, पता नहीं बहुत तेज़ी से चली जा रही थी। तो ये कहती है वो बगीचे की तरफ क्यों जा रही थी। तो ये बच्ची को उन चाची को बगल वाली को गोद में देती है और ये पीछे पीछे चल देती है। बहुत तेज़ी से ये भी बगीचे की तरफ बढ़ती हैं। तो देखती हैं कि सरिता एक पेड़ के नीचे बैठी है और कुछ अकेले में ही बड़बड़ा रही है, कुछ बोल रही है, पता नहीं क्या। तो ये पीछे जाती हैं, उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखती है तो वो एकदम से चौंक जाती है और चाची की तरफ देखती है। चाची उसका चेहरा देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। देखती हैं उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी से बात कर रही हो, और एकदम से रुक करके वो इनकी तरफ देखने लगी थी। तो ये पूछती हैं सरिता तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले, और बच्ची वहाँ रो रही थी। तो वो कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप बैठी रहती है। ये ज़बरदस्ती उसे खींच करके घर की तरफ ले जा रही थी लेकिन उसे खींच नहीं पा रही थी। बहुत ही ज़्यादा जैसे ताकत थी उसके अंदर। इनकी चाची बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं तो गांव की एक दो औरतों को और बुलाती हैं। उनकी मदद से सरिता को घर लाया जाता है। अब घर आती तो है लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे और वो घर आकर ज़मीन में ही बैठ जाती है और अजीब तरह से चिल्लाना शुरू करती है। बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और कह रही थी कि मैं तो इसे लेकर जाऊंगी क्योंकि ये वो है जो मैं चाहती थी कि ये वहाँ से गुज़रे। सालों पहले मैंने इसे देखा था और आज ये अपनी बेटी को लेकर आई है और मैं इसे अब लेकर जाऊंगी। सब लोग समझ नहीं पा रहे थे ये कौन है, किसे लेकर जाएगी, किसकी बात कर रही है। लेकिन जब रात होती है, गांव की सभी औरतें चली जाती हैं, इनके चाचा जी आते हैं। चाचा जी बस चाय नाश्ता कर ही रहे थे और सरिता अपने रूम में थी। अचानक से उसके फिर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और ऐसा लग रहा था जैसे कोई सरिता को मार रहा है। तो इनके चाचा जी दौड़ कर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं सरिता ज़मीन में पड़ी है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही है और कह रही है मुझे बचा लो। तो चाचा जी कहते हैं क्या हुआ सरिता, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, कौन मार रहा है तुम्हें। तो वो कहती है कि मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी। तो चाचा जी इधर उधर देखते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं पाते हैं, पर कुछ तो था जो चाचा जी को अजीब था, लग रहा था। वो अपने कमरे में जाते हैं और कुछ सामान लेकर आते हैं। वहाँ पर उसके फूंक वूंक डालते हैं क्योंकि चाचा जी को कुछ तंत्र विद्याएं आती थी जो घर के कुछ लोगों को ही पता था, सबको नहीं पता था। तो वो उसके ऊपर फूंक झाड़ करते हैं तो थोड़ा सा वो नॉर्मल होती है। उसके बाद वो चुपचाप एक कोने में बैठी रहती है। चाचा जी उससे आस्ते से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और क्यों इस औरत को परेशान कर रही हो। तो वो बताती है कि आज से 3 साल पहले जो तुम्हारे बगल में वो थी कमला, उसको पहचानते हो। तो वो कहते हैं हाँ। तो कहती है मैं वही हूँ और तुम लोगों ने उसकी मदद ना की करके बहुत बड़ी गलती की थी और आज तुम्हारी बहू को मैं लेकर जाऊंगी। मैंने इससे भी मदद की, बहुत गुहार की थी लेकिन इसने भी मेरी कोई मदद नहीं की थी। आज तुम सबकी वजह से मैं इस तरह भटक रही हूँ तो आज मैं इसे लेकर जाऊंगी। अब उनके चाचा जी समझ जाते हैं ये कौन है। तो उसे तो अपने मंत्रों के द्वारा पहले तो बांध देते हैं, अपनी बहू को एक जगह बैठा देते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं इसे देखे रहना। वो तुरंत भागकर जाते हैं गांव के मंदिर, वहाँ के पुजारी जी से मिलते हैं, उन्हें पूरी बात बताते हैं कि कमला की आत्मा मेरी बहू को परेशान कर रही है। तो अब ये लोग सोचते हैं कि आखिर वो ऐसे क्यों कर रही है, क्योंकि उसका तो क्रियाकर्म सब कुछ बहुत अच्छे से किया गया था। तो अब इसके लिए पंडित जी घर में अपने पूजा की तैयारी करते हैं और कहते हैं कि सरिता को यहीं पर लेकर आओ, तुम्हारे घर नहीं जा सकते हैं क्योंकि तुम्हारे घर में उसकी आत्मा है, किसी न किसी बहाने से सरिता को तुम यहाँ लेकर आओ। तो वैसे ही करते हैं चाचा जी, सरिता को बहाने से वहाँ लेकर जाते हैं और पंडित जी पूजा करते हैं। पूजा तो कर रहे थे लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था। पंडित जी कहते हैं तांत्रिक की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब तांत्रिक को बुलवाया जाता है तो वहीं पर एक बगीचे में जगह बनाई जाती है पूजा के लिए। वहाँ पर पंडित जी भी रहते हैं, तांत्रिक भी आता है
और बहुत देर तक पूजा चलती है। तब पता चलता है कि वो आत्मा सिर्फ बदला चाहती थी और कुछ नहीं। सरिता की माँ मतलब जो चाची थी, सासू माँ, वो बहुत परेशान थी। बच्ची को गोद में लेकर दूर खड़े होकर देख रही थी, क्योंकि उनके हस्बैंड ने बोला था कि बच्ची को वहाँ लेकर मत आना, कुछ भी हो सकता है। तो सरिता बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, सर पटक रही थी। वहाँ पर उसकी हालत तो गांव वाले दूर से देख रहे थे। सबने ये सोचा कि अब तो सरिता शायद बचेगी नहीं, लेकिन उनकी चाची बताती हैं कि जो उसके अंदर आत्मा आई थी वो कमला की थी। कमला बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसका पति उसे शराब पीकर बहुत मारता था। उसने सबसे मदद मांगी थी, लेकिन अब कोई मदद कर भी क्या सकता था। और एक दिन उसने इन सब से ऊब करके आत्महत्या कर ली थी। और वो कह रही थी कि किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचाया और किसी ने कोई मदद नहीं की, तो पूरे गांव वालों को मैं इसी तरह परेशान करूंगी। ये बात गांव वाले सुन करके बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि सरिता जिस तरह से बोल रही थी उसकी आवाज़ एकदम लग रहा था कमला की ही है। ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर बोल रही थी और चिल्लाते चिल्लाते अचानक से वो बेहोश हो जाती है। तांत्रिक कहते हैं अब तुम्हारी बहू बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। जब होश आता है तो उसे कुछ याद ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे बस इतना ही याद था कि वो उस रास्ते से आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ उसे एक चीज़ भी नहीं याद है। वो दौड़ कर आती है, अपनी बच्ची को गोद लेती है और पूछती है कि बच्ची तो ठीक है। तो उनकी चाची कहती हैं सब कुछ ठीक है और तुम भी ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। वो परेशान थी कि गांव के सभी लोग देख रहे थे और सब पूछ रहे थे आखिर तुम ठीक तो हो, तुम ठीक तो हो। तो वही उसे लगा कि आखिर मुझे ऐसा क्या हुआ था। और कुछ दिनों बाद उन्हें उनकी चाची पूरी बात बताती हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। तो वही पूरी कहानी फिर वो प्रिया को बताती हैं बड़े होने के बाद, क्योंकि अब प्रिया लगभग 20 साल की हो गई है। तो प्रिया को जब पूरी बात बताई तब प्रिया ने हमारे साथ ये कहानी शेयर की। आप लोगों को प्रिया की माँ की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।